नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले दिनों मैं एक काम से तमिलनाडु गया था। परिवार के सदस्य भी साथ थे। हमने तमिलनाडु में मदुरई डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है कोडाईकनाल, एक हिल स्टेशन है, वहां पर 2 दिन के लिए घूमने जाने का फैसला किया। तो हम लोग वहां पर जा रहे थे। तो आप सब लोग जानते हैं कि पहाड़ों पर जो रास्ते होते हैं वो घुमावदार होते हैं। इस तरीके से जैसे आप मसूरी गए हों या कभी दार्जिलिंग गए हों, सभी जगह पर रास्ते घुमावदार होते हैं। और अक्सर होता यह है कि जब रोड घूमती है तो एक तेज कट आता है, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हेयर बैंड वाला, जो एक हेयर पिन वाला जो बैंड है उस प्रकार का आ जाता है, बिल्कुल वी शेप वाला, कभी प्रकार इस प्रकार का। तो मैंने वहां पर देखा कि जहां पर भी मोड़ आ रहा था वहां पर गोल गोल इतने बड़े बड़े रिंग लगाए गए थे साइडों में सड़क के, कि इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी लोहे की, और उसके बीच में वो बड़े बड़े रिंग लगे हुए थे, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। और वो इसलिए थे कि अगर किसी का इस तरीके से दुर्घटना हो तो गाड़ी उन रिंग पर घूम करके इस तरीके से टर्न हो जाए। अगर आप गाड़ी इस तरह से टकराएगी और बिल्कुल सीधी दीवार होगी तो उसे तोड़कर गाड़ी इधर कूद जाएगी, पहाड़ के नीचे गिर जाएगी। लेकिन उस पर टकराएगी तो गाड़ी इस तरीके से उस रिंग से यूं घूम जाएगी और सड़क से नीचे नहीं गिरेगी। मुझे वो बहुत ही अच्छा सेफ्टी मेजर लगा, और मैं सरकार से मांग करूंगा कि जिस प्रकार से वहां किया गया है बाकी जगह पे किया जाए। मैं मसूरी गया हूं और इधर भी गया हूं, ऋषिकेश से आगे भी गया हूं। पहाड़ों पर इस प्रकार की चीजें नहीं लगाई गई हैं, लेकिन कोडाईकनाल में मैंने देखा और मुझे वो चीज बहुत ही अच्छी लगी और बड़ा अच्छा सेफ्टी मेजर लगा। देखिए, हम अक्सर सड़कों पर जाते हैं, हाईवेज पर अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ियों पर जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं किराए की, लेकिन सबकी जो सुरक्षा है वो एक प्राथमिकता रहती है कि परिवार की सुरक्षा रहनी चाहिए। और इस परिवार की सुरक्षा में बहुत कुछ योगदान सड़क बनाने वालों का है, हमारी सरकार का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है। जो सड़कें बनाते हैं, कहां पर गड्ढे हैं उसको भरें, जहां पर स्पीड ब्रेकर हो वहां पर मार्कर लगाए जाएं, जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए, अगर कहीं पर डिवाइडर है तो उसके ऊपर हाइलाइटर्स लगाए जाएं जिससे कि रात में वो डिवाइडर दिखता रहे, कोई गाड़ी उसके ऊपर ना चढ़ा दे। और इस तमाम तरह के मेजर्स होते हैं। कहीं पर रोड पर कोई कट आ रहा है बीच में तो वहां पर पीली लाइट जलती रहती है कि आगे एक कट आ रहा है, जिससे कि ड्राइवर अलर्ट रहे कि आगे रोड में एक कट है, यानी कि दूसरा रास्ता उस पर खुल रहा है। ये सब बड़े आवश्यक है और इन पर निगरानी रखना हमारी और आपकी ड्यूटी भी बनता है। अगर आप ये समझिए कि अगर कहीं पर कट आ रहा है हाईवे पर और वहां पर पीली लाइट खराब हो गई है, हो भी जाती है कई बार, व्यवस्था है, चीजें हैं, खराब भी हो जाती है, तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वहां से सुरक्षित होकर गुजरे। ये नहीं है कि वहां पीली लाइट जल रही है या पीली लाइट नहीं जल रही है तो हम वहां से बेधड़क होकर निकल जाएं। अपनी जान, अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहा हूं। दोस्तों, मैं ये भाषण इसलिए दे रहा हूं कि 16 और 17 जनवरी की रात दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में, सेक्टर 150 में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। एक युवक, युवराज मेहता, जो गुड़गांव स्थित एक बहुराष्ट्रीय डेटा साइंस कंपनी डनहम्बी इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो अपने कार्यालय से नोएडा स्थित अपने घर पर लौट रहा था। और जहां पर वो अपने घर पर लौट रहा था, सेक्टर 150 के पास एटीएस ली ग्रेंडियोस मोड़ पर एक हादसा होता है। बिल्कुल 90 डिग्री का टर्न था। वो ऐसे रोड पे आ रहा था और उसने टर्न करने के बजाय गाड़ी सीधी ऐसे कुदा दी, और जो साइड में जो छोटी छोटी दीवारें थी उसको तोड़ करके गाड़ी सामने एक तालाब में गिर गई। वहां पर एक बहुत बड़ा इलाका सड़क के किनारे खाली पड़ा हुआ था, जैसे कि आप ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं। इसे लेकर के अखबारों में भी बहुत सारे ग्राफिक्स छपे हैं, उनसे आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हादसा किस प्रकार का था। 90 डिग्री की इस तरह से मोड़ थी, उसे इस तरह से मुड़ना था, वो गाड़ी मुड़ने के बजाय वो सीधे इस तरीके से छोटी छोटी दीवारें थी उन्हें तोड़ करके वो पानी के गड्ढे में गिर गया। और गड्ढा क्या, बहुत बड़ा तालाब था, जोड़ जिसे कहते हैं गांव की भाषा में, कई बीघे में फैला हुआ। वहां पर कोई मॉल बनने वाला था, उस मॉल के स्थान पर जगह खाली पड़ी हुई थी और सड़क के किनारे बरसात का पानी वहां पर जमा हो रहा था। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि चारों तरफ वहां पर पानी ही पानी था। पानी जब भरा रहता है तो आप उसके सॉफ्टनेस और उसकी दलदल का अंदाजा नहीं लगा सकते। युवराज की गाड़ी सीधे अंदर गिरी। अंदर गिरने के बाद धीरे धीरे उसकी गाड़ी डूबने लगी
युवराज ने फोन निकाल कर घर पर अपने पापा को फोन भी किया कि पापा मेरी गाड़ी डूब रही है, मुझे बचा लो। इसके अलावा कोहरा था, बहुत घना कोहरा था और वो वैसे भी सुनसान सा रास्ता है, फिर भी वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने देखा उस हादसे को, शोर शराबा मचाया, पुलिस को फोन किया, लेकिन धीरे 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 उसकी गाड़ी अंदर डूबती चली गई। और आप ये समझ लीजिए कि अगर उस गड्ढे की गहराई का अनुमान लगाएं, जैसे कि पुलिस का बताना है 20 से 50 फीट गहरा गड्ढा वहां पर था, आप समझ सकते हैं कि या तो वहां पर किसी मॉल का जो बेसमेंट है उसकी खुदाई का काम बीच में रुक गया था और उसके बाद वहां पर गड्ढा बन गया, उसमें पानी भर गया। बहुत खतरनाक काम था। मैं तो सोच रहा हूं कि ये कितना भयंकर हादसा था। उसकी ग्रैंड विटारा गाड़ी थी और आप सब लोग जानते हैं कि कोहरा बहुत आजकल ज्यादा हो रहा है। अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे युवराज। 2 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी माता को खो दिया था। उनके पिता रिटायर हो चुके हैं, राज मेहता। वो टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में रह रहे थे। दुर्घटना के बाद युवराज ने जो साहस और धैर्य दिखाया वो भी खास है। कार के डूबते समय युवराज किसी तरह से खिड़की से बाहर निकलने में सफल रहे और आंशिक रूप से जलमग्न हो रही कार की छत पर खड़े हो गए। वहां से उन्होंने अपने पिता को फोन किया, उन्हें अपनी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पर साझा की और मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। करीब 90 मिनट तक युवराज ने कोहरे और कड़ाके की ठंड, तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, नोएडा में इतनी ठंड थी, उसके बीच जीवन का संघर्ष किया। पिता राज मेहता घटनास्थल पर कुछ ही मिनटों में पहुंच गए, लेकिन उनके सामने उनके बेटे की आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ती गई, क्योंकि स्थानीय बचाव दल उपकरणों और विशेषज्ञता की कमी के कारण बेबस खड़े थे। उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी गड्ढे में कुछ फेंक करके उसको बाहर निकाल ले। एक प्रत्यक्षदर्शी था, कोई डिलीवरी एजेंट मोहिंदर, उसने बहादुरी दिखाते हुए ठंडे पानी में उतरकर युवराज को खोजने की कोशिश की, लेकिन गहरे पानी और अंधेरे के कारण वो असफल रहा। अब आप समझिए कि कितनी दर्दनाक घटना है। पिता खड़े हुए हैं, तमाम लोग खड़े हुए हैं और उनके सामने एक व्यक्ति डूब रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर पर्याप्त इंतजाम नहीं है। सबसे बड़ी लापरवाही तो ये कि इतने बड़े इलाके में सड़क के किनारे इस तरीके से पानी भरा हुआ है, वहां तो कभी भी हादसा हो सकता था। इसमें थोड़ी सी कमी मैं युवराज की भी कहूंगा। युवराज की गाड़ी निश्चित रूप से तेज गति से थी और जब उनका रोजाना वहां से आना जाना था तो उन्हें अनुमान होना चाहिए था कि साहब अब आगे का रास्ता बंद है, और जब वो दिन में जाते होंगे तब तो उन्हें पता ही होगा कि वहां पर पानी भरा हुआ है, सावधानी से निकलना चाहिए था वहां से। ऐसा नहीं है कि युवराज वहां से पहली बार जा रहा था, युवराज वहां से अक्सर गुजरता होगा और अपनी गाड़ी उसी मोड़ से लेकर के जाता होगा। उसने देखा होगा कि इस तरफ पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद भी उसने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब उसकी गाड़ी तेज गति से थी और वो कंट्रोल करने में विफल रहा। लेकिन इसमें कमियां और भी हैं। वहां पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं था कोई वहां पर संकेतक नहीं था। सड़क के किनारे पट्टियां बनी होती हैं। आजकल आपने देखा होगा जहां नॉर्थ इंडिया में जहां पर कोहरा होता है, सड़कों पर सफेद पट्टियां मोटी डाल दी जाती हैं जो रिफ्लेक्टर का काम करती हैं। उससे ड्राइवर को भले ही विजिबिलिटी बहुत कम हो, ड्राइवर को 10-20 मीटर का भी दिखता रहता है कि साहब रोड इससे इधर नहीं है, तो वो सावधानी से चलता है। लेकिन कोहरे में सावधान रहना हमारी और आपकी भी ड्यूटी बनता है। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध जाएंगे और तेज गाड़ी चलाते हुए वहां से निकल जाएंगे। युवराज के साथ ऐसा ही हुआ। हालांकि इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं डॉक्टर लोकेश एम, उनको उनके पद से तुरंत प्रभाव से हटा दिया। और लोकेश एम के बारे में मुझे पता लगा 2005 के आईएएस अधिकारी हैं, मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। जुलाई 2023 में रितु माहेश्वरी के स्थान पर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ बनाए गए थे और ये पहले डॉक्टर रहे हैं, बीडीएस दांतों के डॉक्टर थे। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड और अच्छे अधिकारी थे। लेकिन निश्चित रूप से किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो बनती ही है। इससे पहले वो डीएम रहे कुशीनगर में, मैनपुरी में, गाजीपुर में, एटा में, अमरोहा में, कौशाम्बी में, सहारनपुर और कानपुर मंडल में कमिश्नर के रूप में भी काम किया। लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेटली जिम्मेदारी टॉप अधिकारी पर ही आती है और ऐसा ही इस मामले में हुआ है। वैसे मेरा मानना तो यह है कि इसमें जांच तो होगी ही, लेकिन जांच से कुछ होने वाला है नहीं। 3 सदस्यीय एक एसआईटी बनाई गई है योगी जी के द्वारा। उसमें अध्यक्ष बनाए गए हैं भानु भास्कर जो एडीजी मेरठ जोन है।
सदस्य बनाए गए हैं भानुचंद्र गोस्वामी जो कमिश्नर है मेरठ के, अजय वर्मा जो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर हैं उनको बनाया गया है। 5 दिन के अंदर ये रिपोर्ट देगी। लेकिन रिपोर्ट में लिखकर के क्या आएगा? यही आएगा कि वहां पर मार्किंग ठीक से नहीं थी, स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया गया था, इस तरह की थी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि इसमें बहुत बड़ी जो लापरवाही होती है उन बिल्डर्स की भी होती है जो बिल्डर्स यहां पर काम कर रहे हैं। अगर आपकी कोई साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बीच में रुक गई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको टीन शेड से या किसी अन्य प्रकार की ऐसी दीवार से कवर करें कि जिससे आम लोगों से वो दूर रहे। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है। सब सोचते हैं कि यार क्या हो गया, काम बीच में रोक दिया, यहां जंगल है, क्योंकि वो काफी सेक्टर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है वहां पर। आप ये समझ लीजिए कि वो नया वाला जो नोएडा बन रहा है वहां का वो इलाका है, और उसमें खास बात यह है कि वहां पर बहुत दूर दूर तक मकान नहीं बने हुए हैं, कई बीघे के बीघे जगह के जगह खाली पड़ी हुई है। लेकिन मेरा मानना है फिर भी इसमें लापरवाही तो है, और लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन मेहता जी के बेटे की तो जान गई है, वो वापस नहीं लौटाई जा सकती। घर परिवार का कमाने वाला एक युवा लड़का 27 साल का चला गया आंखों के सामने, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों हम और आप भी इसके दोषी हैं। मैं अक्सर देखता हूं हाईवेज के बीच में डिवाइडर बनाए जाते हैं, उन डिवाइडर्स के ऊपर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, प्लास्टिक के रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं इस तरीके के कि जिस तरह से सामने वाले की लाइट इस तरफ के वाहनों पर पड़ना पड़े और इस तरफ के वाहनों की लाइट सामने वालों के चेहरों पर ना पड़े। लोग उन्हें भी तोड़ देते हैं। सड़कों के किनारे रेलिंग्स लगाई जाती हैं जिससे कोई जानवर अचानक ना घुसाए, लोग उन्हें भी तोड़ देते हैं, उन्हें तोड़कर बेच लेते हैं। बेचने में उन्हें 200-400 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन वो कितने लोगों की जो जान है उसको जोखिम में डाल देते हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। जो भी युवराज के साथ हुआ उसकी हमें बहुत ही दुख है, उसका हम क्या बताएं, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में हम उसका खेद व्यक्त करें। लेकिन दोस्तों अपनी जान हमारे और आपके ही हाथ में है। अगर आप वाहन चला रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि वाहन मशीन है, आप इंसान हैं। उसकी रेस दबा देंगे वो तो 220 किलोमीटर की स्पीड से भी दौड़ेगी गाड़ी, लेकिन क्या आप उसे नियंत्रित करने में सक्षम हैं, ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतें, और अगर आप किसी रूट से जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए भाई कि वहां पर कहां मोड़ है, कहां कट है, कहां डिवाइडर है, कहां पर पानी भरा हुआ है, कहां गड्ढे हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं तो अक्सर टैक्सी से जाता रहता हूं, एयरपोर्ट, दिल्ली, इधर बाएं दाएं बाएं, नोएडा, गुड़गांव। जो मेरा टैक्सी ड्राइवर है उसे इतना तक पता है कि अब यहां पर सड़क के बीच में थोड़ा सा जंप है, यानी कि सड़क अचानक नीचे जाएगी और फिर ऊपर आएगी, इतना तक उसे अंदाजा हो जाता है। लेकिन क्या युवराज को यह अंदाजा नहीं हो पाया? सुनने वालों को या वीडियो देखने वालों को बुरा लग सकता है कि मैंने जो मृतक है, युवराज है, जो युवा है, एक परिवार का चिराग बुझ गया है, मैंने उसी के बारे में देखे। मेरा मानना है कि जो भी आप प्रशासन की, शासन की, जिसकी भी आप कमियां निकाल लीजिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गलती युवराज की भी थी। उसे पता था, वो रोज वहीं से जाता था कि वहां 90 डिग्री का मोड़ है और वहां पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद भी रात के समय गाड़ी इतनी लापरवाही से चलाना ये उचित कतई भी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि ये घटना बहुत दुखद है, इसका हमें और आप सभी को दुख है, लेकिन क्या किया जाए, जो भी हुआ वो वक्त का विधान था, होना था उस दिन और वो हो गया। केवल हमें इससे एक सबक लेना चाहिए कि भाई ये जो वाहन है ना, ये मशीन है, ये इसे हवा में उड़ाने की कोशिश मत कीजिए। सब इतने नियंत्रण से चलाइए कि ये आपको सुरक्षित घर पहुंचा सके, और कृपया आंख नाक कान खुले रखिए। ये मत सोचिए कि आप जा रहे हैं, पीछे से भी कोई आकर आपको ठोक सकता है, इसलिए जो रिव्यू मिरर है अपना, उसको भी देखते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जिस प्रकार के वीडियो हम आजकल बना रहे हैं, क्या आपको पसंद आ रहे हैं, हमें अवश्य बताइए। नमस्कार।